हाँ बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 29 जनवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स वाले पार्ट को। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक्चुअली लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक बार पढ़ के अपन इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ट्रू टेबल फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो जो सर्किट है उसकी ट्रू टेबल बनानी है। अब ट्रू टेबल कैसे बनाएंगे हम? पहले इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं और उससे फिर ट्रू टेबल बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे इनपुट है ए और यहाँ पे इनपुट है बी। अब ये इनपुट ए जो है डायरेक्ट इस एंड गेट को मिल रहा है, लेकिन बी जो है वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, बीच में नॉट गेट आ गया है। तो इस जगह पे बेटा जी जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी बार। तो ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट को इनपुट मिलेगा ए एंड बी बार। तो इस जगह पे आउटपुट जो निकलेगा वो निकलेगा ए डॉट बी बार। सिमिलर इस वाले एंड गेट को इधर से जो इनपुट मिला है वो मिला ए, लेकिन बीच में आ गया नॉट गेट। नॉट गेट आ गया तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा इस जगह पर, और इस जगह ए बार आ गया, इधर से डायरेक्ट बी मिला है। तो इस जगह आउटपुट मिलेगा हमें ए बार डॉट बी। अब आगे जो गेट लगा हुआ है वो अपना और गेट लगा हुआ है। तो बेटा ये वाले दोनों इनपुट जो है वो और गेट में फीड होंगे, तो हमें और गेट में आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो ये अपनी बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है। अब बेटा इसमें अपन क्या करें, चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते। तो जैसे पहला ऑप्शन है उसमें इनपुट है 0 0। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ भी हो ये 0 ही बन जाएगा, और यहाँ 0 तो ये 0 बन जाएगा। तो आउटपुट y 0 मिलेगा। तो ये आउटपुट y 0, ये तो ठीक है। फिर a इनपुट है 0 और b इनपुट है 1। तो ये 0 हो गया, तो अब ये कुछ भी हो तो ये तो 0 बन गया। अब बेटा ये 0 है लेकिन बाहर लग गया तो ये बन गया 1। किसमें? इस सेकंड वाले ऑप्शन में ये 1 बन गया। और बेटा b जो है वो 1 है इनपुट में, तो ये 1 है। तो 1 डॉट 1 1 बन गया, तो आउटपुट मिलना चाहिए 1। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट 1 1 0 इनपुट है, मींस ए है 1। तो ये 1 है और ये है 0, लेकिन बाहर लग गया तो यहाँ पे भी 1 बन गया। तो 1 डॉट 1 ये 1 आ गया। अब यहाँ पे चाहे 1 बने चाहे 0 बने, क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 1। अब बेटा ये तो 1 है लेकिन ये 1 है, लेकिन बाहर लगते ही 0 हो गया। तो 1 डॉट 0 0 बन गया। सिमिलर यहां तो ये तो 1 है लेकिन ए बार 0 बन जाएगा, तो 0 डॉट 1 0 बन गया। तो 0 प्लस 0 0। तो ये भी ठीक है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। और इसने क्या कह रहा है कि जब अपन लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ऑप्शंस में। पहले जो इंफॉर्मेशन वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज, क्या इंक्रीज? स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप सभी को पता है कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? सैचुरेशन करंट बढ़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि आप कहते हो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। तो इंटेंसिटी पे ये डिपेंड ही नहीं करती है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो नहीं करता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? ई वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्स होता है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसने कह दिया कि इंक्रीज होगा इंटेंसिटी बढ़ाने से, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ बेटा, अगर अपन लोग इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, क्योंकि इस एच न्यू को लिखोगे आप एस सी बाय लैम्बडा। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम होगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। और कम होगी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये भी गलत हो गया। अगला, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट लाइट, ये कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि भाई साहब इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करता ही नहीं है, इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, इज 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन सही ऐसे होगा। देखो बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, के ई मैक्स जो है उसको डिवाइड करोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डायमेंशंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पहला क्या है, यंग मॉड्यूलस है, तो अपन यंग मॉड्यूलस की क्या निकाले, डायमेंशन निकाले। तो आपको पता ही है कि बेटा एफ डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू होता है वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब बेटा डेल्टा एल बाई एल जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस होती है, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो यंग मॉड्यूलस की डायमेंशन वही होगी जो इस वाले फैक्टर की डायमेंशन है। मींस यंग मॉड्यूलस की डायमेंशन आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन बताओ, m1 L1 टी की पावर -2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा m1 L की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ऐसा देखो लिस्ट 2 में कहा है, m की पावर 1 L की पावर -1 टी की पावर -2, तो ये सेकंड है। इसका मतलब क्या होगा, एक के साथ मैच करेगा सेकंड। नेक्स्ट वन, टॉर्क। अब बेटा टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टॉर्क क्या होता है, F इंटू आर इंटू साइन थीटा, मीन्स फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन m1 L1 टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस, तो L1। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहां L की पावर 2 बन जाएगा। तो ऐसा देखो कि m की पावर 1 L की पावर 2 टी की पावर -2, तो फोर्थ है, तो टॉर्क के साथ कौन आ जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाले हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला यूज कर ले। तो फॉर्मूला होता था विस्कस फोर्स F इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डीवी डिवाइडेड बाई डी वाई, ये होता था। अब बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L की पावर 1 टी की पावर -2 इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी इंटू ए, तो एल स्क्वायर हो गया। डीवी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L की पावर 1 टी की पावर -1 अपॉन dy क्या होता है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L1। ये हो गया कट। अब बेटा ये और ये कट होगा तो यहाँ L की पावर -1 आ जाएगा, तो ये बनेगा m की पावर 1 L की पावर -1 और t और ये t ऐसे कटेगा तो यहाँ t की पावर -1 आ जाएगा। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो बनने वाला है बेटा, क्या बनने वाला है, m की पावर 1 L की पावर -1 और t की पावर -1, तो इसके साथ फर्स्ट मैच कर जाएगा। ऐसे ही फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उससे सोल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर 1 L की पावर 1 टी की पावर -2 इज इक्वल टू जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, m इंटू एम क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा जी यहां से सोल्व करें तो g का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m की पावर -1 L की पावर 3 और t की पावर -2। तो लिस्ट 2 में ऐसा ऑप्शन देखो, देखिए ऐसा ऑप्शन कहां है बेटा, थर्ड ऑप्शन है, इसका मतलब इसके साथ आ जाएगा थर्ड। अब देख लो सही ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन 4 पर। 4 में क्या कह रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, दो बॉडी जिनके मास आपस में बराबर है, m मान लेते हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। ये दोनों बॉडी दो अलग अलग स्प्रिंगों से क्या है, अटैच्ड है और वर्टिकल हैंग कर रही है, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है।
इफ बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, दोनों एसएचएम करियो, दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर है, मास बराबर है। तो पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। तो आई थिंक आपको एसएचएम का कंसेप्ट पता होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, मेन पोजीशन पे होती है, और कितनी होती है बेटा, वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए होती है। वेर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होता है, और आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए बाई एम। अब यहां पे रेशियो पूछ रहा है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन से फैक्टर इस वी मैक्स में कॉमन है। तो एम्पलीट्यूड बराबर बताया क्वेश्चन में, और मास भी बराबर बता रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी मैक्स फॉर बॉडी ए डिवाइडेड बाय वी मैक्स फॉर बॉडी बी विच इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ के फोर ए डिवाइडेड बाय के फोर बी। तो बॉडी ए जो है बेटा वो K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट से जुड़ी हुई है, तो यहां आ जाएगा K1 और यहां आ जाएगा K2। तो आंसर बन जाएगा रूट ऑफ K1 बाई K2। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बेटा ये कहां से है, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन शीट having positive charge density sigma naught, choose the correct option from the following। अब सीधी सीधी बात है कि एक आपके पास क्या छोटा डाइपोल है जिसको इसमें रखा है, इनफाइनाइट सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और कुछ ऑप्शन दे दिए। फिर अब आपको पता है इनफाइनाइट सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइटवर्ड हो जाएगा ई। डाइपोल जो है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जिसमें डाइपोल का यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। अब कुछ बातें बता देते इसमें। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में रहे। लेकिन टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा, और ये थीटा जो होता है वो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर के बीच एंगल होता है। और अगर बात करें अपन पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होती थी माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन, द पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। बेटा जी इस केस में P और E एक दूसरे के पैरेलल है, तो टॉर्क तो जीरो हो गया, मैक्सिमम कहां से हुआ। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो थीटा जीरो करें तो ये 1 बन गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम होना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, द टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, यहां तक ठीक है, ये तो जीरो बन गया ना बेटा, ये जीरो, और इसकी वैल्यू बन गई U इक्वल टू माइनस ऑफ पी जो कि मिनिमम है। आगे पढ़ो। नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सीट, तो नेट फोर्स तो बेटा जीरो होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि ये दो सीट से दूर है, इस वजह से गलत हो गया। टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, यहां तक ठीक है। ये द नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द सीट, नेट फोर्स तो जीरो है तो टुवर्ड द सीट क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, देखो देखो सही है क्या, ये सही है। एंड टॉर्क इज जीरो, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या कह रहा है कि ए सैंड ड्रॉपर ड्रॉप सैंड और मास एम्प्टी ऑन कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड ऑफ द बेल्ट, dm by dt प्रोपोर्शनल रूट ऑफ v। तो ऐसे लिख ले यहां से, dm by dt इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू रूट ऑफ v, या v की पावर 1/2 लिख दो। If P is the power delivered to run the belt at constant speed, then which of the following relation is true? तो बेटा ये वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन बन चुका है, और इसमें क्या है कि एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट है, जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया, यहां पर ये शाफ्ट हो गई, एक शाफ्ट पे मोटर जुड़ी होगी और एक अपने आप बेल्ट की वजह से घूम रही होगी ऐसे। यहां पर सैंड गिराई जा रही है, और किस रेट से गिराई जा रही है, इस रेट से गिराई जा रही है। अगर ये बेल्ट ऐसे मूव कर रहा है इधर वेलोसिटी v से,
तो गिरती हुई सैंड जो है इस बेल्ट पर थ्रस्ट फोर्स लगाएगी इधर, एफ थ्रस्ट। ऐसे एफ थ्रस्ट होगा तो उसकी वजह से इस बेल्ट की स्पीड जो है कम होगी, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर को टॉर्क लगा के फ्रिक्शन जनरेट करना पड़ेगा इन पुलीज की वजह से। तो फिर फ्रिक्शन इधर आएगा पुलीज का, जो बेल्ट को कांस्टेंट स्पीड से चलाएगा, तो ऐसे फ्रिक्शन होगा। अब बेटा ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन ही बेल्ट को कांस्टेंट पावर दे रहा होगा। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस फ्रिक्शन की वैल्यू थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स से कम हुई तो बेल्ट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई किससे, थ्रस्ट फोर्स से, तो बेल्ट स्पीड अप हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि जो फ्रिक्शन एफ है उसकी वैल्यू होगी एफ थ्रस्ट, और एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है यू रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। यू रिलेटिव क्या होता है, वो मास जो आके चिपकता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम। तो ये कन्वेयर बेल्ट v वेलोसिटी जा रहा है, ये सैंड पार्टिकल जो इनकी इधर वेलोसिटी 0 है, तो u रिलेटिव v बन जाएगा। तो ये u रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, और डीएम बाई डी टी कितना बेटा, k इंटू वी की पावर 1/2। तो इतना फ्रिक्शन पुलीज की वजह से बेल्ट पर आ रहा होगा, ताकि बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो अब इसी फ्रिक्शन की पावर निकालनी है, तो इस फ्रिक्शन की पावर P इज इक्वल टू हो जाएगी F इंटू वी इंटू कोस थीटा। तो F की वैल्यू होगी K इंटू वी की पावर 3/2 इंटू स्पीड ऑफ बेल्ट V इंटू कोस थीटा 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि P प्रोपोर्शनल V की पावर 5/2। तो ऐसा ऑप्शन देखो, देखिए तो ये आंसर हो जाएगा, P स्क्वायर कर रखा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन 7 पर। अगला क्वेश्चन 7 जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम की पावर -1 टू पास थ्रू इस स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। तो एक गाउसियन सरफेस कैसी शेप की है, स्पेरिकल शेप की, तो ऐसे गाउसियन सरफेस हो गई, इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्यों, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इतना है, माइनस दे रखा है, इसका मतलब फ्लक्स बाहर नहीं निकला, फ्लक्स गाउसियन सरफेस में एंटर हो रहा है, मींस ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आगे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा गाउस लॉ लगा देंगे। अब गाउस लॉ क्या कहता है कि फाइनेट जो होता है ना, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस व्हिच इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें Q ही निकालना है, तो Q इक्वल टू फाइनेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट की वैल्यू रख देता हूं -2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये और ये कट होके 10 की पावर -8 आ जाएगा। अब बेटा ये Q इक्वल टू बन जाएगा माइनस ऑफ ये 0.77 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। तो ऐसा ऑप्शन देखो -17.7 इंटू 10 की पावर -8, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आप रीड करो। क्या कह रहा है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स अलोंग +x डायरेक्शन इन फ्री स्पेस। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एसोसिएट विथ वेव इन कार्टेशियन फ्रेम आर। तो आप लोगों को पता होगा कि वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, E क्रॉस B से। जिधर E क्रॉस B आता है उधर ही वेव की चलने की डायरेक्शन होती है। इसमें वेव को चला रखा है +x में, तो एक बार अपन लोग XY कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना लेते हैं। इधर x एक्सिस मान लेता हूं कि इधर y एक्सिस है, तो z आपकी तरफ हो जाएगा ऐसे बाहर की तरफ। जो वेव है इधर प्रोपोगेट हो रही है, तो ये क्या हो गया, वेव वेलोसिटी होगी, जिसको v वेक्टर या c वेक्टर लिख लेते हैं। v वेक्टर लिख लेता हूं अगर मीडियम में चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका एसएचएम डेफिनेटली इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा और आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर भी होगा। तो एक बार E और B की डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है ई जो है जेड में है और बी वाई में है, तो ई जेड का मतलब बाहर हो गया और बी वाई में मतलब ऊपर हो गया। अब ई क्रॉस बी निकालें तो ई क्रॉस बी तो इधर आ जाएगा बेटा, ये तो ई हो गया और ये ऊपर बी हो गया, तो ई क्रॉस बी इधर हो गया और वेव जा रही इधर, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन ई एक्स, तो ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपोगेट हो रही है तो ई जो है वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस से तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो गलत हो गया। ये वैसे ही उड़ा देते हैं क्योंकि बी एक्स बोल रखा है इसने, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एसएचएम एक्स एक्सिस में नहीं होगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। फिर ये बचा तो ये सही हो जाएगा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, ई वाई और बी जेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बता रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर बता रहा है, तो ई क्रॉस बी इधर चला जाएगा। मीन्स ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, मतलब एक एसेशन ए दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। तो पहले एसेशन को पढ़ते हैं। विथ इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस है उसका प्रेशर अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ more rapidly in isothermal process in comparison of adiabatic process, मतलब एक आइडियल गैस है उसका प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, एक प्रोसेस है आपका कौन सा, आइसोथर्मल, और दूसरा एडियाबेटिक। अब इसमें ये बोला है कि आइसोथर्मल में जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। तो ये सही है कि गलत है वो कैसे देखें। अपन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या कर लें, पीवी ग्राफ्स ड्रॉ कर लें। तो मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो इधर ले रहा हूं प्रेशर पी, इधर ले रहा हूं वॉल्यूम वी। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो प्रोसेस होते हैं उनके पीवी ग्राफ जो है वो एक जगह पे टच करते हैं जहां पे पी और वी दोनों के लिए एक जैसा होता है, और स्लोप ज्यादा किसकी होती है मोड में, एडियाबेटिक की होती है। तो अगर एक ग्राफ ऐसे बना तो ये दूसरा ग्राफ ऐसे बना गया, इनमें आइसोथर्मल कौन सा होगा, ये आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल, और ये आपका एडियाबेटिक होगा। तो स्टार्टिंग में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों प्रोसेस में एक जैसा है, इसका मतलब है कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ही इनिशियल स्टेट है। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इधर चलना होगा। अब प्रेशर बढ़ा के प्रेशर मान लो दोनों का एक जैसा हो गया, बढ़ते बढ़ते ये लो इतना हो गया। तो आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम इतना होगा, लेकिन एडियाबेटिक में फाइनल वॉल्यूम इतना होगा। तो अगर बात करें तो ज्यादा डिक्रीज किसका वॉल्यूम हुआ है, आइसोथर्मल में हुआ। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। तो ये पहला जो आपका स्टेटमेंट है, मतलब एसेशन है, वो बिल्कुल सही एसेशन है। तो पहला एसेशन मतलब एसेशन जो है वो सही हो गया है, ये सही। अब रीजन की बात करें तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वाहिल एडियाबेटिक प्रोसेस पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हेयर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, और पी क्या है, प्रेशर, और वॉल्यूम वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है और रेडियोबेटिक में पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो स्टेटमेंट तो सही है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, एसेशन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कैसे देखोगे, वो ऐसे देखेंगे। अभी पीवी ग्राफ बनाया था आप लोगों ने, इसमें किसके लिए, आइसोथर्मल और रेडियोबेटिक प्रोसेस के लिए, तो वो किसकी हेल्प से बनाया था, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प लेके ही तो बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि इस चीज को एक्सप्लेन करने में इसका यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है इसका मतलब रीजन जो है वो एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला आंसर सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका हो गया किसका,
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है कि टू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फेस ईच अदर इन एयर एज शोन इन द फिगर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन पी एंड पी। ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस ऑफ ओ फॉर्म्ड बाय ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज। तो बेटा एक इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आर आर है, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो यहां पड़ा हुआ है पी और बी के मिड में। मतलब ये डिस्टेंस r बाई 2 हो जाएगी, मतलब ओ बी आर बाई 2 हो जाएगी और ओपी भी r बाई 2 हो जाएगी। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी इसकी वजह से, यहां पे रिफ्रैक्शन की वजह से एक इमेज बनेगी यहां पर रिफ्रैक्शन की वजह से। अब दोनों इमेजेस के बीच का सेपरेशन निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले अपन लोग इधर वाले पार्ट पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के ये देखते हैं कि इमेज कहां बन रही है। तो आई थिंक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला होता है म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस ऑफ म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। जहां म्यू टू क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रेज रिफ्रैक्ट होके एंटर होती है, और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से रेज इंसिडेंट होती है। तो अब करते हैं सोल्व। तो म्यू टू की जगह क्या लिखोगे, म्यू टू की जगह लिखोगे 1.5 मतलब 3/2 अपॉन वी, वी की जगह चलो V1 लिख लेते हैं, माइनस ऑफ म्यू वन 1 हो गया, यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ r बाई 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहां r हो जाएगा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। बेटा म्यू टू माइनस म्यू वन क्या बन जाएगा, 1.5 माइनस 1 मीन्स 0.5 मीन्स 1/2, यहां लिखोगे 1/2 अपॉन r। तो इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो माइनस r लिखेंगे, तो यहां माइनस r लिखोगे, यहां माइनस आ जाएगा, r यहां लिख देता हूं। अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ v1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2r, और ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई r। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सोल्व, इसको सोल्व करें तो 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ v1 इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम 2r ले लें, तो 2r एलसीएम लिया तो यहां पे बन जाएगा 4, तो ये माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं v1 की, तो v1 कितना मिल रहा है, v1 मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ 3r बाई 5। एक बार इसको यहां लिख लेता हूं, v1 कितना मिल रहा है मुझे, माइनस ऑफ 3r बाई 5। मतलब क्या हुआ कि जो राइट वाला पार्ट है इससे रिफ्रैक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी वो इधर ही बन जाएगी, नेगेटिव की तरफ ही, यहां कहीं बन जाएगी, वो बाद में देख लेंगे कहां बनेगी। ऐसे अपन क्या करें, अब इस लेफ्ट वाले पार्ट की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी इमेज कहां बने वो निकालें, तो वापस यही फॉर्मूला लगाएं, तो म्यू टू बाई वी, म्यू टू कितना 3/2 बाई वी की जगह v2 लिख लेता हूं, माइनस ऑफ म्यू वन 1 डिवाइडेड बाई यू कितना है, बेटा u कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये r है, ये r/2 है, तो ये बन जाएगा 3r/2 विथ नेगेटिव, तो यहां प्लस बन जाएगा, यहां 3r/2 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बन जाएगा हाफ, तो 1/2 अपॉन r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस r हो जाएगी, तो यहां माइनस r लिखोगे। इसको सोल्व करें तो 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ v2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2r माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3r। एलसीएम बेटा 6r ले लेते हैं, ये 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल टू 6r, तो यहां बन जाएगा 3, यहां बन जाएगा 4 माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 6r। अब इसको सोल्व करें, ये और ये कट होके 3 हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों को मिलेगा v2 की वैल्यू माइनस ऑफ 9r डिवाइडेड बाई 7। इसको भी एक बार यहां लिख लेता हूं मैं, v2 इक्वल टू माइनस ऑफ 9r बाई 7। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि दोनों तरफ के कर्व्ड सरफेस के रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेजेस बन रही है उनके बीच का सेपरेशन बताना है। तो अब वो कैसे बताएं, ऐसे बता दें, ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस एक बार यहां छाप रहा हूं मैं, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना बेटा, आर और आर मीन्स 2r है। अब ये देखो कि इधर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से जो इमेज बनी वो कहां बनी है,
तो इमेज तो इधर ही बनी है, कितनी दूर पे बनी, कितने डिस्टेंस पे बनी है, 3r/5 पे, तो यहां पे बनी I1 और ये वाली डिस्टेंस है 3r/5। इधर वाली सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से इमेज उधर ही बनी है, कितने डिस्टेंस से बनी है, ये बनी है बेटा जी, ये I2 यहां है और ये डिस्टेंस हो गई 9r/7। तो I1 और I2 के बीच की डिस्टेंस ये है x। तो x कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस 2r थी, 2r में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2r माइनस ऑफ 3r/5 एंड माइनस ऑफ 9r/7। तो x इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 35 और ये बन जाएगा 70r माइनस ऑफ, ये कितना बन जाएगा बेटा 21r बन जाएगा और माइनस ऑफ 45r बन जाएगा। सॉल्व करें इसको तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 45, 55, 65, 66 हो गया है। 70 में से 66 माइनस करोगे तो x की वैल्यू बनेगी 4r डिवाइडेड बाई 35। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 35 0.150, फिर 1 1504, ये बन जाएगा 0.114r। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके लिए CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3r एंड कांस्टेंट प्रेशर पे 4r है, वेयर r इज द गैस कांस्टेंट, गोज फ्रॉम फेज स्पेस पॉइंट A, मतलब वो इनिशियल स्टेट में जो है गैस उसको A नाम दिया स्टेट को, वहां पे प्रेशर PA की वैल्यू दे रखी है 10⁵ पास्कल, VA दे रखा 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब टू पॉइंट B। मतलब जो गैस है स्टेट A से स्टेट B में आती है, यहां पे आपको डेटा दे रखा है, यहां के डेटा दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम का, PB दे दिया, VB दे दिया, फिर B से C पे जाता है और C के लिए भी डेटा दे दिया PC और VC। आगे इसने बोला है कि A to B इज एन एडियाबेटिक पाथ, यहां से यहां तक का पाथ एडियाबेटिक है, और B to C इज एन आइसोथर्मल पाथ, B से C तक का प्रोसेस आइसोथर्मल है। द नेट हीट अब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल बाय सिस्टम, तो नेट हीट अब्जॉर्ब निकालना है। तो नेट हीट डेल्टा क्यू नेट इक्वल टू लिखा जा सकता है क्यू A to B प्लस डेल्टा क्यू या क्यू B to C। A से B तक का प्रोसेस कौन सा है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इस वजह से हीट एक्सचेंज जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो गया, खत्म। तो क्यू नेट की वैल्यू अपने पास क्यू B to C आ जाएगी। अब B से C तक का प्रोसेस कौन सा है, B से C तक का प्रोसेस आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट लो लगाए अगर अपन B से C, तो आप लिखोगे क्यू B to C इज इक्वल टू डेल्टा U जीरो हो जाएगा प्लस WBC। इसका मतलब B to C प्रोसेस में जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो एक्चुअल में गैस द्वारा या गैस के वजह से जो वर्क होगा उसी के बराबर होगी, तो इसको लिख सकते हो WB to C। तो Q नेट इज इक्वल टू, अब आई थिंक आप सबको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होता है, nRT इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। तो n की वैल्यू 1 दे रखी है, r की वैल्यू r ही ले रखी है ऑप्शंस में, और T देख लेते हैं B to C प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कितना रहता है। तो टेम्परेचर 450 रह रहा है, तो यहां पे लिखोगे 450 इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। तो V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा, और फाइनल वॉल्यूम बोले तो VC, दैट इज द 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में V1 बोले तो VB की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻⁻6, ये कट हो गया। उसको सोल्व करोगे तो Q नेट इज इक्वल टू 450R, 2 से कट कर दे तो ये ln ऑफ 4/3 मीन्स ये बन जाएगा ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ 3। ऐसा ऑप्शन ढूंढो देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसमें एक चीज और है बेटा इस क्वेश्चन में कि अगर B से C तक का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है
तो P और V का प्रोडक्ट रहना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन ऐसा इस डेटा से रह नहीं रहा है। PB इंटू VB जो है वो बन जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 और PCVC बनेगा 8 इंटू 10⁻⁻2। तो वो कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसमें ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बेटा कोलिजन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो एसेशन क्या कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास अंडरगो वन डायमेंशन मोशन एज शोन इन द फिगर विथ इनिशियल वेलोसिटीज 5, 2 and 4 meter per second. If we wait sufficiently long for elastic collision to happen, then VA equal to 4, VB equal to 2 and VC equal to 5 meter per second will be the final velocities. ये कह रहा है आपका एसेशन, कह रहा है ये तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है और इनमें कोलिजन्स होती है। सारी कोलिजन्स कंप्लीट होने के बाद जब हम देखते हैं तो पहली बॉल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी मिलती है, दूसरे की 2 मिलती है, तीसरे की 5 मिलते हैं। तो चेक करते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट सीधा सीधा बताया जाता है क्लास में कि बेटा जब कोलिजन इलास्टिक होती है और कोलिजन करने वाली बॉडीज के मास बराबर होते हैं, तो इस इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटीज होती है वो कोलिजन की वजह से इंटरचेंज हो जाती है। तो वो कंसेप्ट लगा के अपन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले कोलिजन होगी ए और बी में। क्यों होगी? क्योंकि ए की वेलोसिटी 5 है और बी की 2 है और सी की 4 है। तो बेटा जी बी जो है वो सी से डायरेक्ट तो ऐसे पहले टकरा नहीं सकता, तो इन दोनों में कोलिजन होगी। अब इन दोनों में कोलिजन होगी तो फर्स्ट कोलिजन के बाद में देखा जाए तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी अपन देखें तो ए की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी बी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी। कितनी थी? 2। तो इसके पास 2 हो जाएगी और बी के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये फर्स्ट कोलिजन के बाद होगा। अगर बात करें सी की, तो अभी सी से कोलिजन हुई नहीं है, तो ये सी अभी भी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है। अब बेटा किन दो बॉल्स के बीच में कोलिजन होगी? बी और सी के बीच में होगी। ये तो पहली कोलिजन हो गई थी, अब दूसरी कोलिजन के बाद की बात करें तो ए के पास वेलोसिटी अभी भी 2 ही है। अब बी जो है, बी के पास वेलोसिटी उतनी आ जाएगी जितनी सी के पास है बिफोर कोलिजन, तो 4, और सी के पास उतनी आ जाएगी जितनी बी के पास है, मींस 5। अब इस सेकंड कोलिजन के बाद और कोई कोलिजन होगी क्या? वो चेक करें। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सी वाली जो बॉल है उसके पास स्पीड सबसे ज्यादा है, तो वो तो आगे चली जाएगी। बी के पास 4 है तो वो भी चली जाएगी उसके पीछे पीछे, और ए के पास सबसे कम है तो इसके बाद कोलिजन होगी नहीं। मींस यही फाइनल वेलोसिटी जो होगी 2 कोलिजन के बाद, इसके बाद में कभी कोलिजन होगी नहीं। तो इसने बोला था VA इक्वल टू 4, तो यही गलत हो गया। इसका मतलब एसेशन ए जो है ना वो रॉन्ग है। अब बेटा रीजन में क्या कह रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये रीजन सही हो गया। तो एसेशन गलत और रीजन सही। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका बेटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बेटा किसका? यूनिट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना, आपको लिस्ट 1 में जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है उनकी जो यूनिट दे रखी है, कहां? लिस्ट 2 में, उनके साथ मैच करवाना है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड ही हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट तो होती है बेटा क्या? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? गाउस। तो यहां कुछ है क्या? ये रहा गाउस। इसका मतलब इसके साथ आ जाएगा थर्ड। नंबर 2 मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको बोलते हैं बेटा? बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट को बोलते हैं। तो अब ये कैसे निकालें? जैसे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से बी बाई म्यू नॉट निकाला जा सकता है इक्वल टू एन आई। तो आई क्या? एम्पियर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टन्स पर मीटर। तो ये तो हो गया एम्पियर, ये हो गया नंबर बाय मीटर। तो इसकी यूनिट ऐसा यूनिट बन जाएगी एम्पियर बाय मीटर। तो एम्पियर बाय मीटर है क्या? है ही नहीं। तो यहां पे बेटा बाई आना चाहिए, तो ये मिस्टेक है इसमें। तो बी के साथ कौन मैच करेगा? 4 मैच करेगा। तो ये एनटीए के पेपर में मिस्टेक थी। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स बेटा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट वेबर होती है, तो ये लिख रखा है, तो इसके साथ आ जाएगा सेकंड।
मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। तो अब देख लो कौन सा सही है, थर्ड फोर्थ सेकंड 1, तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बेटा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन फोर्थ एनर्जी लेवल। तो n इक्वल टू 4 में है और ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। तो यहां से यहां ट्रांजिशन करता है तो नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी। वैसे तो एक फॉर्मूला बताते हैं अपन, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू n इंटू n-1/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, और फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर यहाँ पे लाइनें बना के देख लो। तो चलो फॉर्मूले से देखते हैं। तो n की वैल्यू 4 इंटू 4-1 3/2, तो आंसर आ जाएगा 6। और ऐसे चेक करना चाहो तो देख लो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहां से यहां ट्रांजिशन हो सकता है, यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां, तो कितनी लाइनें मिलेगी, कितनी मिलेगी, 3। ऐसा हो सकता है यहां से, एक काम करो दोबारा बनाते हैं, 4 3 2 1, ये ट्रांजिशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे बनाओ। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। तो कितनी लाइनें हुई, 6 लाइनें। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज फोकल लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर इन एयर व्हेन इट इज टोटली इमर्ज्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3 जो कि 1.33 है, इट्स फोकल लेंथ चेंज। तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/r1 माइनस ऑफ 1/r। तो अगर आप लोग इस कन्वेक्स लेंस को वाटर में डिप करोगे तो ये वाला जो फैक्टर है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला फैक्टर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, इस ऐप को इधर ले जाऊं, वो सारा कचरा इधर लाऊं, तो 1/, वो कचरा तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू म्यू लिक्विड सॉरी म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम माइनस ऑफ 1 इंटू एफ। बड़ा सीधी गणित ये है कि ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट भी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इक्वल कर लेते हैं एयर वाले केस में और वाटर वाले केस में। तो फिर सोल्व करके देख लेते हैं क्या बनता है। अब देखना ध्यान से, इन केस ऑफ व्हेन द लेंस प्लेस्ड इन एयर, इसकी वैल्यू बताओ, म्यू लेंस 1.5 3/2 लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम 1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय एफ लेंस, कितना देर का था 24। ये उस वक्त मैंने कैलकुलेशन की है जब लेंस में रखा हुआ। अब जब लेंस वाटर में रखा जाएगा तो ये फैक्टर क्या बनेगा, इक्वल टू कर लो म्यू लेंस 3/2 बाय म्यू मीडियम 4/3 माइनस ऑफ 1 इंटू एफ डैश। अब इसको सोल्व कर लो तो एफ डैश आ जाएगा। तो यहां सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 इंटू 24 12 बन जाएगा, इज इक्वल टू 9/8 एलसीएम 8 9 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटू एफ डैश। तो यहां से एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 8, तो 96 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। 96 कहीं है क्या, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V0 इक्वल टू 5 वोल्ट यूजिंग ए 5 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है, इसको 5 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया तो उस पर चार्ज आ जाएगा। कितना आ गया, मान लेते हैं Q0 आ गया, या Q मान लेते हैं Q आ गया, तो Q इक्वल टू CV होगा, 3 इंटू V, ये बन जाएगा बेटा 30 माइक्रोकूलम। आगे पढ़ते हैं। द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को उठा लिया गया है, एंड अनदर कैपेसिटर C2 12 माइक्रोफैरेड इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ द बैटरी। व्हेन द स्विच S is closed, the charge flow between the capacitors for some time until equilibrium condition is reached. What are the charges Q1 and Q2 on capacitor C1 and C2 when equilibrium condition is reached? ऐसा दे दिया कि यहाँ कोई बैटरी थी पहले जहां C2 लगा हुआ है, वो बैटरी इसको चार्ज कर रही थी, फिर बैटरी को उठा के यहाँ C2 लगा दिया, फिर इसको कर दिया क्लोज। अब क्लोज करते ही ये वाला कैपेसिटर वो वाला कैपेसिटर किसमें आ गया बेटा, पैरेलल में आ गया।
पैरेलल में आ गया तो इसके अक्रॉस और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब, जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा या इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो अब इन पे चार्ज कितना आएगा बाद में, वो कैसे देखोगे बेटा, ये जो इसके पास, इस C1 के पास 30 माइक्रोकुलाम चार्ज इकट्ठा हुआ था चार्जिंग की ड्यूरिंग, वो चार्ज ही इन दोनों में बटेगा। तो कैसे बटेगा, आप कहते हो कि Q इक्वल टू CV होता है कैपेसिटर के लिए, और जब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लग गए हैं तो V एक जैसा हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज किस रेशियो में बटेगा, C के रेशियो में बटेगा। तो मतलब 30 माइक्रोकुलाम जो है वही दो पार्ट में बटेगा, Q1 और Q2 किस रेशियो में, C1 रेशियो C2। C1 कितना है 6 है और C2 12 है, तो 6 रेशियो 12 मीन्स 1 रेशियो 2 में बढ़ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 हो जाएगा 1/3 इंटू 30 मीन्स 10, तो Q2 कितना हो जाएगा 20, तो Q1 10 एंड Q2 20। सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बेटा अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया है, ये शायद तीसरा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कन्वेक्स lenses of focal length f are cut into two equal parts L1 and L2 by AB plane and L3, L4 by XY plane as shown in the figure respectively. The ratio of focal length of lens L1 and L3 is. तो इसने बताया कि ये क्या है, डबल सिमेट्रिक डबल कन्वेक्स लेंस है, मींस दोनों तरफ की जो सरफेसेज है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अब आपको पता है कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है दोनों तरफ का, और लेंस को आप जब ऐसे चीरते हो, जैसे इसमें एक्स वाई प्लेन से चीर रखा है, तो उस केस में फोकल लेंथ डबल हो जाती है, और जब आप ऐसे काटते हो तो उसमें फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि L1 की फोकल लेंथ FL1 तो F ही हो जाएगा, और FL3 जो है ना बेटा, FL3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F हो जाएगा। तो इनका रेशियो 1:2 बन जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन ए मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ये पुराने टाइम में पढ़ाया जाता था, एक सीबैक इफेक्ट पढ़ाया जाता था। उसमें क्या होता था कि जब कोई मटेरियल है उसके एक एंड को हायर टेम्परेचर पर रखते हैं, एक एंड को लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह से एक करंट सेटअप हो जाता है वहां पर। तो ये पढ़ाया जाता था, उसमें ये बताया जाता था कि इस करंट को सेटअप होने के लिए क्या चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो कम चाहिए, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे और हीट का ट्रांसफर ना हो, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसका आंसर आगे क्या बोला इसने बोला है कि टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। तो मटेरियल के पास क्या होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे, और करंट बहने के लिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी लो हो और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा हो। तो चौथा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्या कह रहा है कि 3 इक्वल मासेज स्मॉल m आर केप्ट एट वर्टेक्सेज A, B, C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल a in free space. At t equal to 0, they are given an initial velocity VA vector equal to V naught AC vector, B vector equal to V naught BA vector, BC vector equal to V naught CA vector. Here AC vector, CB vector and BA vector are unit vector along edges of triangle. मतलब क्या हो गया कि बेटा जो AC है वो इस तरफ यूनिट वेक्टर A से C की तरफ, CB क्या है C से B की तरफ यूनिट वेक्टर, और BA क्या है B से A की तरफ यूनिट वेक्टर है। तो कहने का मतलब है इस वाले पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दी है V नॉट, इसको ऐसे वेलोसिटी दी है V नॉट, और इसको ऐसे वेलोसिटी दी है V नॉट। आगे क्या कह रहा है, इफ द थ्री मासेज इंटरेक्ट ग्रेविटेशनल then the magnitude of net angular momentum of system at point of collision. अब बेटा इन तीनों पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है,
जैसे इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल पे ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ ग्रेविटेशन लगा रहा है, ये ऐसा लगा रहा है, तो नेट बनेगा बीचों बीच जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पास करेगा। ऐसे इसकी बात करें तो बी की वजह से इधर फोर्स है, ए की वजह से इधर फोर्स है, तो नेट इधर हो जाएगा। ऐसे ही बात करें ए की, तो ए पर बी की वजह से ऐसे फोर्स है, सी की वजह से ऐसे फोर्स है, तो नेट आ जाएगा सेंट्रोइड की तरफ। तो तीनों ही पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो सेंट्रोइड से पास हो रहा है, और तीनों को एक सिस्टम मान लें तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया। सही बात है। अब होगा क्या कि ये ऐसे चले रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, इस पर नेट फोर्स उधर सेंट्रोइड की तरफ है, तो ये उधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा। तो एक चलो ऐसे चलेंगे, ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और पास आते जाएंगे, फिर ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और आकर कहां कोलाइड करेंगे? सेंट्रोइड पे कोलाइड करेंगे, इस पे कोलाइड करेंगे सेंट्रोइड पर। अब पूछा गया कि जब कोलिजन करेंगे उस वक्त इस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड वाले पॉइंट की, तो सेंट्रोइड वाले पॉइंट के अबाउट जो फोर्सेज आ रहे हैं उनका टॉर्क क्या है? 0 है, क्योंकि इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्सेज है उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रोइड से पास हो रही है, और सेंट्रोइड से पास हो रही है, तो उनका टॉर्क 0 होगा। अब टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब है इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बदलेगा ही नहीं बदलेगा। इसका मतलब अभी जितना एंगुलर मोमेंटम है उतना ही कोलिजन के वक्त एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अभी का एंगुलर मोमेंटम निकालो सेंट्रोइड के अबाउट, तो कैसे निकालें? एक पार्टिकल का निकालो इंटू 3 कर लो। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टिकल के घूमने की डायरेक्शन सेम है, और तीनों पार्टिकल्स की सेंट्रोइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन की वो भी बराबर है। तो सीधी सीधी बात सुन ले, ये जैसे सेंट्रोइड सी है, ये पार्टिकल सी जो है वो ऐसे जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से शुरुआत में। तो बेटा जी शुरुआत में सेंट्रोइड से इस वेलोसिटी लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी हो गई, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बेटा ये जो मीडियन होती है इसको सेंट्रोइड किस रेशियो में काटता है? 2:1 में काटता है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी 1/3 इंटू मीडियन की लेंथ, और मीडियन की लेंथ हो जाएगी, ये साइड ए है तो मीडियन की लेंथ हो जाएगी बेटा √3/2 ऑफ ए। इसको सोल्व जब अपन लोग सोल्व करेंगे तो ये बनेगा a/2√3। अब एक पार्टिकल का सेंट्रोइड का अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा? m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो m है, v की जगह v नोट लिख दो, r परपेंडिकुलर a डिवाइडेड बाय 2√3। ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ गया है एट इनिशियल सिचुएशन। तो तीनों का नेट कितना आ जाएगा? इंटू 3 कर दो। तो इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? ये कट के √3 हो जाएगा, आंसर बनेगा √3/2 mv0 इंटू ए। तो हर वक्त नेट एंगुलर मोमेंटम इतना ही बना रहेगा सिस्टम का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बड़ा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट। तो ये बेटा किसका क्वेश्चन है? रेडिएशन का क्वेश्चन है। When the room temperature is 20 degree Celsius, the time taken by the same cup of the coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at same room temperature। तो ये न्यूटन्स कूलिंग वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें दो फॉर्मूले बताए जाते हैं कि कूलिंग में जो टाइम लगता है उसमें एक तो ऐसे निकालते हैं कि बेटा रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt इक्वल टू होता है k इंटू के क्या कांस्टेंट इंटू टी माइनस टी नोट, और फिर इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, उससे एग्जैक्ट आंसर आता है। एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने का एक फॉर्मूला और होता है इसमें कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है k इंटू, यहां टी एवरेज ले लिया जाता है ड्यूरिंग कोलिजन माइनस ऑफ टी नोट, और टी नोट क्या है? रूम टेम्परेचर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है। ठीक है बात। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाले थे क्योंकि ये ऑप्शन दूर दूर है। अब देखते हैं क्या आता है। तो अब ये फॉर्मूला अपन दो बार लगाएंगे। पहली बार लगाएंगे जब कॉफी जो है वो कूल हो रही है 90 से 80, और दूसरी बार हो रही है 80 से 60। तो एक काम करो, इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन लोग, इसको उधर ले जाओ, ऐसा लिखो आप 1/k इज इक्वल टू टी एवरेज माइनस ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा टी क्या? टाइम इंटरवल बाई डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट आया है वो।
अब बेटा ये वाला फैक्टर दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब उधर का प्रोडक्ट जो है वो पहले केस और दूसरे केस में क्या किया जा सकता है, इक्वल किया जा सकता है, तो करते हैं इक्वल। अब ये वाला फैक्टर मैं पहले दूसरे केस के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, तो टी एवरेज क्या होगा, टी एवरेज होगा इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो, तो दोनों का एवरेज वैल्यू क्या बनेगा, इनको पहले ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो 80 और 60 कितना बन जाएगा बेटा जी, 140 बन जाएगा। 140 बाई 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो यहां लिखोगे 70 माइनस टी नॉट, तो टी नॉट कितना 20, तो 70 में से 20 घटाओगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो टेम्परेचर कितना गिरा है 20, तो यहां 20 लिखोगे, इनटू में यहां टाइम इंटरवल कितना टाइम लगेगा, मान लो टी डैश लगेगा, विच इज इक्वल टू सेम फैक्टर फॉर केस ए या 1, तो टी एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो पहले इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना बनने वाला है बेटा, 170 बनेगा, बाई 2 करो तो 85 बन जाएगा ये, माइनस ऑफ टी नॉट मतलब 20, तो 85 माइनस 20 65 हो जाएगा, 65 बन गया अपॉन डेल्टा टी 10 हो जाएगा बेटा पुल डाउन, इनटू ये टाइम इंटरवल टी दे रखा है इसने। अब करते हैं सोल्व, ये और ये कट, ये और ये कट होके कितना बना बेटा 25, तो टी डैश की वैल्यू बनेगी 65 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई टी, 5 से कैंसिल करें तो टी डैश इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5t, ऐसा ऑप्शन है क्या, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो इसमें एनटीए ने ऐसे सोल्व कर रखा है इसको। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, मैग्नेटिक फील्ड बोले सोलेनोइड, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ चुका है, क्या कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए 200 टन सोलेनोइड ऑफ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज 2.9 into 10 की पावर माइनस ऑफ 4 टेस्ला, if solenoid carries a current of 0.29 ampere then length of the solenoid is, यहां बताना है आगे पाई सेंटीमीटर है, तो इसमें वैसे तो रेडियस रेडियस दे रखी है और यहां पे सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड तो नहीं है। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड नहीं है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, वो फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन एनटीए जो है इसको मुझे लग रहा है इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड मानते हुए सोल्व कर रहा है, तो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड मानते हुए सोल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला अपने पास होता है म्यू नॉट एन आई, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अब बी की वैल्यू दे रखी है तो यहां पटक दो, बी की वैल्यू दे रखी है बेटा जी 29 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 5 लिख लेता हूं उसको, म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7, एन क्या होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, तो ये तो टोटल टन्स है, तो पर यूनिट लेंथ टन्स हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड इनटू करंट, करंट की वैल्यू दे रखी है 29 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, 29 से बेटा 29 हो जाएगा कैंसिल, ये डबल जीरो से ये कट हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस ऑफ 5, ये कट होके 10 की पावर ऑफ माइनस 2 बनेगा, तो L इक्वल टू बन जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 2 मीटर, और सेंटीमीटर में L इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स आंसर यहां पे क्या आएगा 8 आएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स ए एंड बी are orbiting a common star in a circular orbits of radius RA and RB respectively with RB equal to twice of RA. The planet B is 4√2 times more massive than planet A. मतलब ये कह रहा है कि MB जो है वो है 4√2 times of MA. The ratio LB by LA of angular momentum LB of planet B to that of प्लैनेट ए एल इज क्लोजेस्ट इंटीजर, दो प्लैनेट है वो एक कॉमन स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछे, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू r, तो L इज इक्वल टू एम वी आर, v क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ द स्टार
डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। अब बेटा ये और ये कैंसिल करोगे तो ऊपर बन जाएगा रूट आर। अब बेटा इस वाले फैक्टर को देखें तो ये फैक्टर कॉमन फैक्टर है, सेम फैक्टर है दोनों ही केस में। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एल बी डिवाइडेड बाय एल ए जो बनेगा वो बनेगा एम बी बाई एम ए इंटू रूट ऑफ आर बी बाई आर ए। अब बेटा एम बी की वैल्यू अगर यहां लिखें 4√2 टाइम्स ऑफ एम ए, तो एम ए से एम ए कट हो जाएगा, यहां पे 4√2 बन जाएगा। आर बी की वैल्यू कितनी है 2 आर ए, तो यहां पे 2 बच जाएगा, √2 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, एग्जैक्ट इंटीजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलो। 23 में क्या कह रहा है कि 2 कार्स P एंड Q आर मूविंग ऑन ए रोड इन सेम डायरेक्शन। 2 कारें हैं, मतलब किसका क्वेश्चन हो गया, ये 1D का क्वेश्चन हो गया। सेम डायरेक्शन में चल रही दोनों कारें। द एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीज लीनियरली विद टाइम वेयर एज कार Q मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सीन ये है कि भाई साहब ए ऑफ कार P इक्वल टू KT कुछ है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ कार Q इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है, ए नॉट मान ले, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट t इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट टाइम। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग क्रॉसिंग एट t इक्वल टू 0। इतना डेटा है और आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी बार ये कारें एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। तो अब इसमें अपन कंसीडर करते हैं सिचुएशंस। तो जैसे ये पहली कार है और ये दूसरी कार Q है, t इक्वल टू 0 पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब क्रॉस करती है तो दोनों की वेलोसिटी उस वक्त बराबर नहीं होगी, एक कार की ज्यादा होगी एक की कम होगी। पहला केस मैं कंसीडर ये कर रहा हूं कि ये वाली जो कार है, ये वाली कार, इसकी वेलोसिटी ज्यादा मान ले, एक की कम मान ले। दूसरे केस में उल्टा करना पड़ेगा। चलो पहले केस में ये मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यूपी मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्रॉसिंग के वक्त, और इसकी यूक्यू। और पहला केस कंसीडर कर रहा हूं कि यूपी ज्यादा है एज कंपेयर टू यूक्यू। और जैसे डेटा अगर ले तो ऐसे मान ले ये 10 है ये 11, ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब एक बार तो ये क्रॉसिंग हो चुकी है पहली बार। अब इस कार का एक्सेलरेशन कुछ ए नॉट है और इसका केटी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन तो पी कार का 0 हो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा और इसका एक्सेलरेशन है कुछ ऐसे। अब देखो इस डेटा के हिसाब से क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में देखोगे, थोड़े टाइम मतलब dt टाइम बाद में, तो कार P जो है ना कार Q से आगे निकलेगी, आगे रहेगी। तो ये कार P यहां है, थोड़े टाइम बाद में ये कार Q यहां है, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब ये ए नोट है ना बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है और ये वाला एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, अगर के की वैल्यू कम है तो अब क्या होगा, ये कार Q जो है ना इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से ये कार Q इस P को अप्रोच कर रही होगी, इस वाले सिचुएशन पर अप्रोच कर रही होगी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये P यहां आ जाए और Q इसको अप्रोच करके यहां जाए और Q के पास वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन एक बार मान के चल रहा हूं कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और ये कार P पीछे रह जाए, तो ये दूसरी क्रॉसिंग हो गई। अब Q जो कार वो आगे निकल चुकी है इससे, लेकिन बेटा P कार के पास जो एक्सेलरेशन वो बढ़ता ही जा रहा है, 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 बढ़ता ही जा रहा है। तो वेलोसिटी जो है कार P की वो तेजी से बढ़ती जा रही है। तो फिर आगे कभी ना कभी ये P जो है ना Q को वापस क्रॉस करेगी, और वापस क्रॉस करेगी तो उसके बाद में Q P को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि P का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस केस में कितनी क्रॉसिंग हो गई, 3 क्रॉसिंग हो गई। कितनी होगी, 3। एक दूसरा डेटा लेते हैं या दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि कार Q जो है ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू P। कब, जब फर्स्ट क्रॉसिंग हुई है, ये P और ये Q। मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी 15 है और इसकी वेलोसिटी 10 है। अब इसका एक्सेलरेशन जो है
पी का, वो केटी के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, इसका ए नॉट है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कार क्रॉस कर चुकी है, ठीक है बात। अब बेटा पी कार जो है उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इस वेलोसिटी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो पी कार क्यू को कभी ना कभी तो क्रॉस करेगी, और जब पी जो है क्यू को क्रॉस कर जाएगी ना, तो उसके बाद क्यू जो है पी को कभी क्रॉस कर नहीं कर पाएगी, क्योंकि पी का एक्सेलरेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी और ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बस ये होगा कि यहां पर P ने Q को क्रॉस कर लिया है, और उसके बाद भी P हमेशा आगे चलती रहेगी, तो इस वाले केस में 2 बार क्रॉसिंग होगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग, पॉसिबल क्रॉसिंग, तो मैक्सिमम कितनी बार क्रॉसिंग हो सकती है, 3 बार हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बड़ा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगेन कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर being charged by a constant current 0.15 ampere. If rate of change of potential difference between plates is this, then the integer value of distance between plates is। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेटें सर्कुलर है, और क्या हो रहा है कि वो चार्ज हो रहा है कांस्टेंट करंट से, तो चार्ज हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो उसके प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की रेट दे दी कितनी है, और प्लेटों के बीच का सेपरेशन पूछ लिया। तो कैसे सोल्व करें, मान लेते हैं टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, तो क्यू इक्वल टू लिखोगे सी इंटू वी, और सी लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब करंट फ्लो हो रहा है वायर्स में, तो करंट कैसे निकालें, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू दे दी इसने, तो बस सीधी वैल्यू रख लेता हूं, ये रही डीवी बाई डी टी की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 8 दे दी। अब पूछा क्या, डी पूछा, तो डी निकाल लेंगे बेटा, डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 7 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में आई, तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ए, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर प्लेट से पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, उसको सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल के सोल्व करोगे, तो ए इंटू 7 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 की पावर -2, ये कट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते, इसको अगर सोल्व करें तो ये और ये कट करोगे तो 10 की पावर -4 बचेगा, तो थोड़ा और सोल्व करो, 7 और 7 कट हो गया, ये और ये 3 से कट होगा, 3 और यहां 5 आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 3 इंटू 22 मतलब 66 डिवाइडेड बाई 5, इतना मीटर आ जाएगा। इसने माइक्रोमीटर में पूछा है, तो इसको माइक्रोमीटर में बदलोगे तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर दो 1320, तो यहां पे बन जाएगा बेटा जी 1320, ये आंसर आ जाएगा। बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 पर। 25 में क्या कह रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल क्यू इज रिलेटेड फॉर ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी एज फॉलो। अगर ये कोई क्वांटिटी है जो इन मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, ऐसे फिर ए जो है वो इतना है, बी इतना है, और ये है। द परसेंटेज एरर इन क्यू इज x डिवाइडेड बाई 1000, तो x की वैल्यू बतानी, तो इसमें सीधा आपको परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपको आई थिंक याद होगा कि इसमें परसेंटेज एरर किसके बराबर होगी, ए में परसेंटेज एरर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी में परसेंटेज एरर प्लस सी में परसेंटेज एरर प्लस डी में परसेंटेज एरर, तो डेल्टा क्यू परसेंट इक्वल टू होगा डेल्टा स्मॉल ए परसेंट प्लस पावर सामने आ जाती है, तो 4 डेल्टा बी परसेंट प्लस
डेल्टा सी परसेंट प्लस डेल्टा डी परसेंट। स्मॉल डी है तो स्मॉल डी लिख लो ऐसा। अब इसकी वैल्यू जो है ना डेल्टा क्यू परसेंट की, वो दे रखी है x बाई 1000, तो यहां लिख लो x बाई 1000 इक्वल टू डेल्टा ए परसेंट क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। डेल्टा ए की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई ए 60 है इंटू 100 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी परसेंट क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई बी कितना 20 इंटू 100। डेल्टा सी परसेंट क्या होगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन सी कितना है 40 इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 लिख दो। डेल्टा डी कितना है 0.1 बाई डी 50 है, 0.1 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सोल्व करें तो x डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू ये और एक कट, ये और एक कट, यहां बनेगा बेटा जी कितना 2, 10/2 5 हो गया, प्लस ये और ये काटे, ये और ये 2, यहां से पूरा 2 बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। यहां कैंसिल करें ये और एक कट और 0 को उड़ाए तो ये 2/4 1/2 बन गया, मीन 0.5 बन गया, प्लस ऑफ ये 2 तो यहां 0.2 बन गया तो 0.2। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा x बाई 1000 इज इक्वल टू 7.7 मीन्स x की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करोगे 7700 ये आएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 7700। तो इसका आंसर एनटी ने दे रखा था 77, वो हो जाएगा 7700। ठीक है, तो ये था अपना 29 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर। अगर पेपर को ओवरऑल देखें तो एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के पेपर मॉडरेट पेपर है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।